अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो अभी हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है फाइलम माइक्रोस्पोरा। और फाइलम माइक्रोस्पोरा के जो मेंबर्स हैं ना उनको हम माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरिडिया जो होते हैं ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये पैरासाइट्स होते हैं, इसमें पाए जाने वाले तमाम मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अब ये पैरासाइट किस चीज़ के होते हैं? दे आर पैरासाइट्स ऑफ इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स हैं ये, यानी कि ये तभी ग्रो करेंगे जब वो सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर ये पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेंगे। और ऑब्लिगेटरी का मतलब ये है कि ये सेल के अंदर ही पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेंगे, सेल के बाहर ये पैरासाइट के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरा के एक मेंबर जो है उसकी पिक्चर बनाई हुई है और ये ग्रीन कलर का जो है ये माइक्रोस्पोरा है का मेंबर है। और ये इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है और ये सेल के अंदर एक पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस फाइलम में बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं और जितनी भी स्पीशीज इसमें हैं वो सारी पैरासाइट्स हैं। और ज़्यादातर जो पैरासाइट्स हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स में बीमारियां फैलाती हैं जो कि हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल हैं, जिनसे हमें फ़ायदा हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सिल्क वॉर्म्स हैं जिनसे हम सिल्क बनवाते हैं, ये एक फ़ायदेमंद इंसेक्ट है, फ़ायदेमंद वर्म है। तो इसके ऊपर इसका जो पैरासाइट है उसका नाम है नोज़ीमा बॉम्बिकस और ये नोज़ीमा बॉम्बिकस मेंबर है फाइलम माइक्रोस्पोरा का और ये एक पैरासाइट के तौर पर एक्ट करता है फॉर सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये कि नोज़ीमा बॉम्बिकस जो है सिल्क वर्म को पैरासिटाइज करता है। इसी तरह इनमें जब इनको इसका पैरासाइट है ये तो इसमें एक बीमारी पैदा कर देता है सिल्क वर्म में, इसका नाम है पेब्रीन। ठीक है, पेब्रीन की वजह से क्या होता है कि ये बीमारी जो होती है इसकी वजह से सारे सिल्क वर्म्स मर जाते हैं और जो इनके अंडे होते हैं उनमें भी ये बीमारी चली जाती है। इसका मतलब है जनरेशन आफ्टर जनरेशन बीमारी चलती है। एक और इसका मेंबर है फाइलम माइक्रोस्पोरा का और उसका नाम है नोज़ीमा एपिस। इसमें एन डाला हुआ है, ये आपको पता होगा कि जब एक दफ़ा जो है स्पीशी का नेम, जीनस का नेम सॉरी, एक दफ़ा जब आ जाता है तो उसको दोबारा से हम उसको सिंगल लेटर डालते हैं उसमें, इसलिए हमने खाली एन डाला हुआ है। नोज़ीमा एपिस इसका नाम है और ये बीमारी फैलाता है हनी बीज के अंदर। ठीक है, हनी बीज जो है ये हमारे फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स हैं, ये हनी प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर ये बीमारी फैलाता है सीरियस डायसेंट्री। डायसेंट्री में क्या होता है कि इनको लूज मोशंस से लग जाते हैं और ये क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो आम जो हनी बी होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो डेक्स्ट्रिन को डाइजेस्ट कर सकता है, डेक्स्ट्रिन को। ठीक है, लेकिन ये जिनमें बीमारी हो जाएगी, नोज़ीमा पे इस बीमारी फैला देगा, वो उनमें एबिलिटी नहीं होगी कि वो डेक्स्ट्रिन को डाइजेस्ट कर सकें, लिहाजा उनको मोशंस लग जाएंगे और फिर उनका जो पूरा छत्ता है उसके अंदर जो है फिकल कंटेमिनेशन हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं फाउल ब्रूड। ठीक है, और इस तरह ये बीमारी इनमें फैल जाती है। दीज पैरासाइट्स हैव पॉसिबल रोल एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट। अभी हम ये कहते हैं कि जहाँ इनके नुकसानात हैं इन माइक्रोस्पोरिडियंस के, वहाँ इनसे हम लोग इन पैरासाइट से कुछ फ़ायदा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी इंसेक्ट को जो कि हमारी फसल को तबाह कर रहा हो उसको ख़त्म करने के लिए हम बजाय इसके कि हम स्प्रे का इस्तेमाल करें, हम जो है किसी भी और जानदार का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस इंसेक्ट पेस्ट को किल कर दे। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरिडियंस हैं इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन माइक्रोस्पोरिडियंस का हम स्प्रे कर देते हैं अपने खेतों में, अपनी फसलों में, ताकि जो इंसेक्ट उन फसलों को खाते हैं उनकी डेथ हो जाए। मिसाल के तौर पर यूएस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये अप्रूव किया है और रजिस्टर किया है, यानी कि इसको उन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो नोज़ीमा लोकस्टी हमारे पास ये एक स्पीशी है। और ये भी एमसीक्यू के वाले से इम्पॉर्टेंट है। लोकेस्टी का देखना आपने, इसी तरह एपिस को भी देखना आपने, ये कौन सी बीमारी फैलाता है। लोकेस्टी को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि वो जो भी रेंज लैंड्स होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चरागाहें होती हैं, वहाँ पर जो ग्रास ऊपर आ जाते हैं उनको मार देता है ये। हम क्या करते हैं, उससे जो चरागाहें होती हैं उन उधर स्प्रे कर देते हैं नोज़ीमा लोकेस्टी का। और नोज़ीमा लोकेस्टी क्या करता है कि अगर उस रेंज लैंड में कोई भी ग्रास ऊपर है तो उनको किल कर देता है। इसी तरह अब हमारे पास हमने देखा है कि
ये जो माइक्रोस्पोरिडियंस हैं इनके 4 और जनरा हमें ऐसे मिले हैं जो कि एड्स के पेशेंट्स में भी बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, जब एड्स के पेशेंट्स को मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस ये कॉज करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन वो होगा एड्स के पेशेंट को जो उस एड्स की बीमारी के अंदर होती हैं मुसीब प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो ये है कि ये एड्स की बीमारी के अलावा भी उनको और बीमारियां लग जाती हैं जिसमें माइक्रोस्पोरिडियन के कुछ जनरा भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट फाइलम माइक्रोस्पोरा। और इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसके अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एसिटोस्पोरा। मगर फाइलम एसिटोस्पोरा को स्टार्ट करने से पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि फाइलम माइक्रोस्पोरा की पिक्चर दिखाई है इन्होंने कि किस तरीके से ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी पिक्चर है और इस पिक्चर में जो हमें पैरासाइट दिखाया गया है ये नजीमा बॉम्बिकस दिखाया गया है। और ये नजीमा बॉम्बिकस जो है ये इन्फेक्ट कर रहा है सिल्क वॉर्म के सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है सेल, ये हमारे पास सिल्क वर्म की बॉडी का सेल है। ठीक है, हम वन बाय वन नंबर डाले हुए उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे इन्होंने जो हमें दिखाया है ये नंबर 1 है, इसमें इन्होंने दिखाया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं। ये तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये हमारे पास एक स्पोर है। ठीक है, ये स्पोर है नोजीमा बॉम्बिकस का और इसके अंदर आपके पास मौजूद है, ये देखेंगे स्पोर है, इसके अंदर मौजूद है एक कॉइल्ड फिलामेंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि फिर ये जब कॉइल्ड फिलामेंट वाला जो स्पोर है जब ये जो सिल्क वर्म है वो उसको इंजेस्ट कर लेता है, अपने माउथ में ले जाता है, अपनी बॉडी में ले जाता है, तो फिर ये क्या करता है अपने अंदर से ये कॉइल्ड फिलामेंट को बाहर निकालता है। इधर इन्होंने ये डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ कि जो सिल्क वर्म है उसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ, ये बात हमने खुद ही देख लेनी है कि ये जब इसकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये इसका जो कॉइल्ड फिलामेंट है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, अब ये कॉइल्ड फिलामेंट क्यों निकला है बाहर, ये इस फिलामेंट से क्या होगा कि ये जो स्पोर है ये मूव कर सकेगा और मूव करता हुआ ये जो है ये एपिथेलियल सेल्स में एंटर हो जाएगा सिल्क वर्म की इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, ये इस फिलामेंट के जरिए से मूव करता हुआ उसकी इंटेस्टाइन तक चला जाएगा और इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स है उनके अंदर जाके ये पेनिट्रेट कर जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ कि ये एपिथेलियल सेल्स में पेनिट्रेट करने लगा है, जब एपिथेलियल सेल्स में पेनिट्रेट करेगा तब अपना फिलामेंट लूज कर देगा और सिर्फ उसका सेल ही बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, उसके यहाँ पर इन्होंने नंबर 2 पे लिखा है कि जब ये अंदर ले जाया जाता है इंटेस्टाइन में इंजेस्ट कर लिया जाता है तो स्पोर जो होता है वो अपने फिलामेंट को एक्सट्रूड कर देता है। यहाँ पर इसने फिलामेंट को छोड़ दिया है, अपने फिलामेंट को और फिलामेंट को उसने लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये पैरासाइट जो है वो एपिथेलियल सेल्स में चला जाएगा। यहाँ पर 3 में अब देखो, यहाँ पर आप देखो कि ये जो सेल है ऑरेंज कलर का ये उसकी इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल है और उसके अंदर ये पैरासाइट अब चला गया है। ठीक है, ये 3 स्टेप पे हमने देखा। उसके बाद फोर्थ जो स्टेज है, फोर्थ स्टेप जो है इसके अंदर वो ये है फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि वो जो सेल अंदर गया उसने अपनी ढेर सारी कॉपीज बना ली है, वो उसने वो दफा डिवाइड किया है। ठीक है जी, उसने बहुत टाइम डिवाइड किया और उसने छोटे छोटे अपनी ही तरह के अमीबा टाइप से स्ट्रक्चर्स बना लिए। ये एक अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है। ठीक है, हद तक इतने बन जाएंगे कि ये पूरे सेल को फिलअप कर देंगे और पूरा सेल जो है फाइनली इससे मर भी जाएगा। लेकिन एक ऐसा सेल जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है, वो सेल जो होगा वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्पोर में कैसे कन्वर्ट होगा ये हम देखते हैं। अब ये इस तरीके से अपने ऊपर इर्द गिर्द एक स्पोर के ऊपर वॉल, अपने ऊपर वॉल क्रिएट करेगा जिससे वो स्पोर बन जाएगा और उसके बाद ये फीसिस के जरिए से स्पोर जो है रिलीज होगा और फिर जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। लेकिन उसके फीसिस की कंटेमिनेशन जो होगी, जिधर ये सारे सिल्कवर्म्स रहते हैं, लीव्स के ऊपर रहते हैं, वहां पर फीसिस की कंटेमिनेशन लीव्स के ऊपर होगी और जब दूसरा एक हेल्थी सिल्कवर्म जो है उस लीव को खाएगा तो उसके ऊपर ऑलरेडी फीसिस की कंटेमिनेशन होगी जिसमें स्पोर्स होंगे उस लीव्स के ऊपर, तो वो स्पोर्स जो है वो उस सिल्क वर्म की बॉडी में चले जाएंगे और उसको भी बीमारी हो जाएगी। अब हम फाइलम एसिडोस्पोरा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। एसिडोस्पोरा जो है ये एक छोटा सा फाइलम है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। तो आपने मिक्सोजोआ में देखा था इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं और इनके
करेक्टर्स ये होते हैं कि इसके जो मेंबर जब स्पोर बनाते हैं तो इनके स्पोर के ऊपर कोई पोलर कैप या पोलर फिलामेंट्स मौजूद नहीं होते। एसिटोस्पोरा के मेंबर्स को भी एसिटोस्पोरियंस कहते हैं और इसकी एग्जांपल है हैप्लोस्पोरिडियम। और हैप्लोस्पोरिडियम की पिक्चर आपको दिखा देते हैं हम। तो हैप्लोस्पोरिडियम की पिक्चर जो है वो दिस वन इज द पिक्चर ऑफ हैप्लोस्पोरिडियम। यहाँ पर ये आपको पिक्चर नजर आ रही है इसकी। और इसका ये जो स्पोर होगा, जो भी इसके ऊपर स्पोर होगा, उसके ऊपर कोई पोलर कैप या जो है पोलर फिलामेंट्स वगैरह मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास हेप्लोस्पोरिडियम जो होता है ये पैरासिटिक है। और ये किसका पैरासाइट है? ये मोलस्क का पैरासाइट है, जिसके अंदर जो हमारे पास आते हैं स्नेल्स आ जाते हैं, उनका पैरासाइट है। और ये उनकी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसमें रहता है, या टिश्यूज के दरमियान में जो स्पेस होती है वहां रहता है। ये जो बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है जी फाइलम मिक्सोजोआ। और फाइलम मिक्सोजोआ के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्सोस्पोरियंस। और ये सारे के सारे भी पैरासाइट्स हैं और ये ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, जैसे कि एसिडोस्पोरियंस थे। लेकिन ये पैरासाइट्स हैं मछलियों के। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली और समुद्र में पाई जाने वाली मछली के पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो हमें किस तरह का नजर आता है वो अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है मिक्सोस्पोरियन, वो है मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस। मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस जो है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मछलियों में बीमारियां पैदा करता है। और ट्राउट और सालमन जो हमारी बहुत ज़्यादा हम खाते हैं मछली, उसको इन्फेक्ट करता है। और उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि उसके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को इफेक्ट करता है। उसके ऑडिटरी ऑर्गन्स जो हैं, जो उसके सुनने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको इफेक्ट करता है, जिससे इनमें ये बीमारी फैल जाती है। उस बीमारी का नाम है विरलिंग और टम्बलिंग डिजीज। ठीक है, विलिंग का मतलब होता है कि उसमें मछली को जब भी बीमारी होती है ना तो वो चक्कर खाना शुरू करती है, चकराना शुरू कर देती है। और टम्बलिंग का मतलब है वो कलाबाजियां लगाना शुरू करती है। एक तो वो चक्कर भी उसको आएंगे, दूसरा वो मछली कलाबाजी भी खाती जाएगी और फिर बाद में वो मर जाएगी। नेक्स्ट फाइलम जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइलम सीलियोफोरा। लेकिन फाइलम सीलियोफोरा से पहले स्टूडेंट्स मेरे पास पिक्चर रह गई है, आपको मैं दिखानी है मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस की, तो वो देख लेते हैं। इन्होंने इसमें बताया था कि इसके पास पोलर कैप्स होते हैं, पोलर फिलामेंट्स होते हैं। और इनके पास पोलर फिलामेंट्स 6 to 8 पोलर फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पर इसमें 2 पोलर फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इनके अंदर टोटल 6 से लेकर 8 तक पोलर फिलामेंट्स हो सकते हैं। और ये पोलर फिलामेंट्स जो है ये कॉइल्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो ये पिक्चर है मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस की।